Yes, so good evening once again. We are going to start with the next new chapter from 12th standard, that is rotational dynamics. Let us go to the screen first. Yes, I hope you can see the screen. ओके तो देखो ठीक से यहाँ पे जब हम रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में बात करते हैं तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर का फ्लो कैसा रहने वाला है. ठीक है, व्हाट वी हैव टू स्टडी हियर इन दिस चैप्टर, रोटेशनल डायनामिक्स. So first of all, we have to study some basic concepts in circular motion. ओके तो सर्कुलर मोशन के अंदर हमने जो कंसेप्ट स्टडी किए हैं उसको हमको डिटेल में बेसिक कंसेप्ट्स, मतलब जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, इन सब के कंसेप्ट हमको स्टडी करने हैं. उसके अलावा हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो कंसेप्ट होता है तो वो एक्चुअली समझना है. व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज इट्स फॉर्मूला एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स, ये सब हमको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है. It is denoted by AC, we can say. Then we have to understand the concept of centripetal force, even centrifugal force also. So centripetal force as well as centrifugal force, इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कशन हमको करना है. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर. Yes. Then again we have that the applications of this uniform circular motion. तो centripetal force और centrifugal force के applications हमको यहाँ पे देखने हैं, जिसमें एक एप्लीकेशन आता है vehicle which is moving along the plane curved road. ओके अगर प्लेन कर्व्ड रोड पे कोई भी व्हीकल अगर मूव होता है तो उसका सेफ्टी स्पीड लिमिट कितना होता है वो निकालने के लिए हमको यहाँ पे एक डेरिवेशन बनाना है. उसके बाद हमको देखना है द व्हीकल विच इज मूविंग अलोंग द बैंक्ड रोड. ओके, बैंक्ड कर्व्ड रोड. यस, सो कोई भी जो बैंक्ड रोड होता है तो उस केस में कितना वेलोसिटी से या सेफ्टी स्पीड लिमिट कितना होता है वो निकालने के लिए हमको फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करना है. उसमें भी मिनिमम और मैक्सिमम दो टाइप के फॉर्मूले उसमें यहाँ पे हमको देखने हैं. नेक्स्ट कम्स टू कैन से कोनिकल पेंडुलम. ठीक है, पेंडुलम तो तुमको सभी को पता होगा. इट इज अ स्ट्रिंग कनेक्टेड टू अ बॉल. ठीक है, इट्स कॉल्ड एज अ पेंडुलम. बट कोनिकल पेंडुलम क्या होता है वो हमको यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट इज इसका पीरियड भी हमको निकालना है और एट द सेम टाइम टेंशन भी उसका हमको निकालना है. ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ द कोनिकल पेंडुलम एंड पीरियड इन द स्ट्रिंग पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, दोनों हमको चीजें निकालनी है. इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी या टॉपिक आ जाता है जो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन उसको बोल सकते हैं. वर्टिकल सर्कुलर मोशन, रिमेंबर ऑल दिस, ये इसके पहले जो भी हमने ये कंसेप्ट देखे हैं तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हमने देखा है. बट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सर्कुलर मोशन, ठीक है, विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. वी हैव टू स्टडी इट इन डिटेल हियर. तो यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर अलग अलग पॉइंट्स पे वेलोसिटी कितना होता है, फिर अलग अलग पॉइंट्स पे टेंशन कितना होता है, फिर अगर अलग अलग पॉइंट्स पे एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो वो सब हमको चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है. तो ये सब चीजें वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर आ जाती है. ऑल दिस टॉपिक्स आर बिलोंग टू द बेसिक कंसेप्ट्स इन सर्कुलर मोशन. ये सर्कुलर मोशन के अंदर के कंसेप्ट आते हैं. इसके बाद इसके अलावा और एक मतलब और एक सेपरेट चक यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर एडेड है जिसको हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अभी इनर्शिया तो हमने ऑलरेडी देखा है. इनर्शिया क्या होता है वो हमको ऑलरेडी पता है, हमने ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन के अंदर ये देखा है. बट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड हाउ इट इज डिफाइंड एंड व्हाट इज इट्स रोल in this rotational dynamics, you have to understand in detail. Then again, the concept of radius of gyration is also to be introduced here in this chapter only. Radius of gyration मतलब क्या होता है वो भी हमको इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही उसके साथ ही वो जुड़ा हुआ है. नेक्स्ट इज अबाउट
the principle of parallel axis and principle of perpendicular axis. You have to see it in this chapter. Okay, principle of parallel and perpendicular axis. तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है, उसको यूज करके किस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, तो वो हमको इस चैप्टर में देखना है। ठीक है, आगे चल के यस अगेन उसके अलावा ये देख सकते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम इज इंट्रोड्यूस्ड एंड स्टडीड इन वेरी मच डिटेल। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का जो कंसेप्ट है और टॉर्क का जो कंसेप्ट है वो हमको बहुत डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट हमने इंट्रोडक्टरी लेवल पे स्टडी किए हैं 11th स्टैंडर्ड में, नो डाउट, लेकिन उतने डेप्थ में हमने स्टडी नहीं किए हैं 11th स्टैंडर्ड में, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसका। बट अभी 12th स्टैंडर्ड में हमको इस चैप्टर में ये दोनों जो कंसेप्ट है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। इसके अलावा फिर जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन केस ऑफ द रोटेशनल डायनेमिक्स इज ऑल्सो टू बी स्टडीड इन दिस केस। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल किस तरह से काम करता है, किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर, उसको लीनियर डायनामिक्स के अंदर हमने, ट्रांसलेशनल डायनामिक्स के अंदर ऑलरेडी हमने अप्लाई किया है और देखा है कि किस तरह से वो काम करता है, बिल्कुल। लेकिन रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर उसका जो मॉडिफाइड वर्जन है या मॉडिफाइड फॉर्म है वो हमको उसका देखना है यहाँ पे। और इवन उसके अलावा द एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इम्पल्स थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे हमको एंगुलर इम्पल्स का भी कंसेप्ट समझना है। व्हाट इज एंगुलर इम्पल्स बेसिकली, you have to see in this chapter only. You can just see this in the 13th part. Then next comes to the angular impulse and angular momentum theorem. Okay, देखो ठीक से, angular impulse and angular momentum theorem, ये theorem जो है उसका statement और उसके applications हमको यहाँ पे देखने हैं। And then we can just see that the next is about the law of conservation of angular momentum. Okay, law of conservation of angular momentum that is to be studied in this chapter here. तो मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है और उसको किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, तो ये हमको अच्छी तरह से स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। यस, एंड ऑब्वियसली इट्स एग्जांपल्स। यस, सो ऑल दीज आर द बेसिक concepts and topics which we have to study in this chapter. Okay, so let us start with this first, that is about the basic concepts of circular motion. Okay, तो सर्कुलर मोशन के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है रेडियस वेक्टर। व्हाट इज रेडियस वेक्टर एंड हाउ इट इज डिफाइंड एंड व्हाट इज इट्स यूज, ये हमको अभी समझना है। देखो ठीक से एक सिंपल सी बात, देखो होता क्या है ना कि अगर सपोज हमारे पास कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, सपोज ये पार्टिकल है यहाँ पे और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। If suppose it starts from point at some distance here, तो यहाँ पे वो पार्टिकल स्टार्ट करता है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं चाहिए तो A. Okay, this is the center of the circle, we can call it as O here. Okay, and if you just suppose draw the radius here, तो यहाँ पे अगर हम रेडियस वगैरह ड्रॉ करेंगे तो this will be actually the initial radius vector here. This will be called as the OA, which is called as the initial radius vector. Okay, suppose the particle starts from this point and just suppose when it moves at along the different points along the circle, we can just see that it will just go on taking different positions along the circle like this. तो ये सर्कल के ऊपर वो अलग अलग पोजिशंस लेता जाता है और फिर से एक बार उसी पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पे उसने स्टार्ट किया था। तो हम देख सकते हैं when the particle is at point A here, this OA bar is actually called as the radius vector at that instant. We can just call it as R1 bar. Okay, R1 bar से उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज ये पार्टिकल जो है वो अगर सपोज इस पॉइंट पे चला जाता है जिसको हम B बोल सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट B है सपोज, तो at that time its radius vector can be drawn here like this. So this will actually be the radius vector. We can call it as OB bar and just we can denote it by R2 bar here in this case. Okay, R2 bar मतलब radius vector when the particle is at point P here, sorry B here. तो जैसे ही पार्टिकल A पॉइंट से B पॉइंट पे पहुंचता है तो उसका जो रेडियस वेक्टर है
तो वो चेंज हो जाता है, नॉट इन मैग्नीट्यूड बट ओनली इन डायरेक्शन. वी कैन जस्ट सी क्लियरली हियर इन द डायग्राम. सो इसका R1 बार का जो डायरेक्शन है तो वो अलग है, R2 बार का डायरेक्शन अलग है. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन में सिर्फ वो चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड में नहीं. मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी द सेम. वी कैन जस्ट से दैट द मॉड ऑफ R1 बार is actually going to be same as the mod of R2 bar. That means the radius vector के जो magnitudes है वो सेम ही है. इवन अगर ये पार्टिकल जो है वो किसी तीसरे पॉइंट पे भी अगर चला जाता है, जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल सी पॉइंट, तो इस पॉइंट पे अगर चला जाता है जिसको हम बोल सकते हैं सी हियर, so OC bar in this case will actually be the radius vector when the particle is at point C here, and we can just call it as R3 bar. Here again this mod of R3 bar is going to be the same as mod of R1 bar as well as mod of R2 bar. So magnitude के रिस्पेक्ट में अगर देखो तो इन सभी रेडियस वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही है. उसको हम कॉमनली सिंपली रेडियस बोल सकते हैं और R से डिनोट कर सकते हैं. मैग्नीट्यूड के जहां तक मैग्नीट्यूड का सवाल है तो वहां तक हम इसको सिंपली R से डिनोट कर सकते हैं. लेकिन जब ये बार हम बोलते हैं R1 बार या R2 बार या R3 बार जब हम बोलते हैं तो it becomes a vector and direction also is assigned with it, and that's why we cannot say that R1 bar is equal to R2 bar. We'll have to say R1 bar is not equal to R2 bar, which is not equal to R3 bar. तो जहां तक वेक्टर्स का सवाल है दे आर नॉट इक्वल बिकॉज देयर डायरेक्शंस आर डिफरेंट, राइट. उनके डायरेक्शंस अलग अलग है और इसी वजह से वो अलग अलग है. लेकिन जहां तक मैग्नीट्यूड का सवाल है तो मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी द सेम, and that's why we can just say that mod of R1 bar equal to mod of R2 bar equal to mod of R3 bar. When the particle travels from one point to another point, the radius vector goes on changing in direction only, doesn't change in magnitude. So सबसे पहला जो बात है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं रेडियस वेक्टर के बारे में कि रेडियस वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड. ओके, मैग्नीट्यूड उसका जो है वो कांस्टेंट रहता है. Yes. Then again, we can just say that its direction goes on changing. The direction of the radius vector changes continuously. When the particle moves from one point to other point, the direction goes on changing continuously. Yes, and the magnitude of this radius vector is simply called as the radius. तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, हमको यहाँ पे समझना है. Yes. So ये जो है इतनी सारे, और इवन इसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट क्या होगा, obviously we can just say that it will be meter, and CGS unit if we just talk about will be actually centimeter, no doubt. तो उसको मीटर या सेंटीमीटर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसके जो डायमेंशंस है तो वो L1 से हम डिनोट कर सकते हैं आराम से, नो डाउट. चलो ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियस वेक्टर. ओके, नेक्स्ट वी कैन जस्ट सी अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? अभी डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है वो तुमने ऑलरेडी देखा है मोशन इन प्लेन के अंदर. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, that is called as the magnitude of displacement. But simply linear displacement is actually the vector drawn from initial point to final point. Suppose यहाँ पे एक particular point है, okay, और suppose यहाँ पे दूसरा point है. Suppose this is A and this is point B here. If we suppose travel from the point A to B in this path, कोई भी एक irregular path से अगर वो travel करता है particle, तो देखा जाता है कि द रेडियस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. सिंपली ये जो वेक्टर ए बी बार है तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलने वाले हैं. ठीक है, ये तो हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट. बट अभी देखो सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आ जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? सपोज देयर इज अ पार्टिकल व्हिच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन along the circumference of a circle with radius r. ओके, तो समझो ये एक पार्टिकल है जो इस पॉइंट से स्टार्ट करता है और इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, ये उसका सेंटर है जिसको हम O नाम दे सकते हैं. और सपोज वो स्टार्ट करता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से जिसको हम बोल सकते हैं A यहाँ पे सपोज. ठीक है, दिस इज द पॉइंट A where the particle starts from. Okay, now suppose that this particle start from this point and suppose it just get turned through some angle
एंड सपोज इट रीचेस टू द पॉइंट बी हियर, तो ये पार्टिकल जो है वो अगर सपोज पॉइंट बी पे चला जाता है किसी किसी फिक्स टाइम के अंदर, ठीक है, ये पॉइंट सपोज बी है, तो इस लोकेशन में मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के टाइम तक वो जितना भी एंगल कवर करता है, उस एंगल को अगर हम रेडियन में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो उसको कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रखो ठीक से। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द एंगल इन रेडियन just traced by the radius vector. Okay, angle in radian traced by radius vector। तो इस रेडियस वेक्टर के द्वारा ट्रेस किया हुआ एंगल, और वो भी रेडियन में हमको मेजर करना है, that is called as the angular displacement। For example, if suppose the particle travels from the point A to B in some time and covers an angle of 60 degree here, suppose for example अगर वो 60 डिग्री इतना एंगल कवर करता है तो हम क्या कहेंगे, what is the angular displacement of the particle? So theta can be supposed to be 60 degree, but just remember that we have to measure this angle from in radian। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, बेसिकली रेडियन मेजर होता ही क्या है वो भी आपको समझना है अच्छी तरह से। व्हाट इज एंगल इन रेडियन? एंगल इन रेडियन इज डिफाइंड एज द आर्क इन फ्रंट ऑफ दैट एंगल अपॉन द रेडियस। रिमेंबर, तो मतलब आर्क अपॉन रेडियस, ये जो रेशियो है इसको एंगल इन रेडियन कहा जाता है। जैसे अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये ए से बी तक जो आर्क यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये अगर हम लेंथ मेजर कर लेंगे तो ये लेंथ, इसको हम बोलेंगे आर्क, ठीक है, उसको एस से भी डिनोट कर सकते हैं, नो डाउट। सो इफ सपोज एस इज द आर्क एंड सपोज आर इज द रेडियस, then we can just say that this s upon r will actually be the angle in radian, which is actually called as the angular displacement, and that is going to be theta here। so जैसे अभी यहाँ पे देखो angular displacement और angle in radian is actually defined as the arc upon radius। ये अच्छी तरह से याद रख लो, arc upon radius का ही मतलब angle in radian हुआ करता है। and angular displacement is defined actually as the angle in radian traveled or by the radius vector in a given time is actually called as the angular displacement during that time। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब रेडियस वेक्टर ने उस टाइम इंटरवल के अंदर कवर किया हुआ एंगल, और वो भी रेडियन में। सिंपल सी बात, तो ये हम समझ सकते हैं आराम से। यस, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसका ऑब्वियसली फिर यूनिट क्या होगा, हम ये समझ सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट will be measured in the units of radian। Remember, it does not have any CGS unit, but its SI unit will be radian। Yes, and dimensionless, it's a dimensionless constant because it does not have in dimensions because it is the ratio of two similar quantities। Arc is measured in meter, radius is also measured in meter, so meter upon meter becomes cancel, and hence it becomes dimensionless and also like this। Okay, so SI unit तो उसका रेडियन है, but it is dimensionless। Remember, और एक बात हमको यहाँ पे नोट करनी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है, जरूर, इट्स अ वेक्टर, बट व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन? कौन से डायरेक्शन में वो डायरेक्टेड होगा? तो उसके लिए हमको राइट हैंड रूल याद करना है। इफ सपोज द पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, in the anti-clockwise direction, for example, like this, then we can just say that the angular displacement will actually be directed at right angles to the plane of this figure। मतलब ये आउटवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा इस तरह से। उसको इमेजिन करो ठीक से, बाहर की तरफ डायरेक्टेड होगा, बाहर की तरफ, ठीक है। उसको हम राइट हैंड रूल से ही दिखा सकते हैं आराम से। अगर आपको डायग्राम में देखना है तो वो इस तरह से दिखा सकते हैं। देखो, अगर सपोज पार्टिकल इज जस्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन along the circumference of the circle like this, तो इस सर्कल में अगर वो मूव हो रहा है और इस तरह से अगर जा रहा है, ये बाहर वाला पार्ट है और ये अंदर वाला पार्ट है, तो the angular displacement will actually be directed at right angles to this circle like this। That means angular displacement is supposed to be directed along the axis of rotation। okay, जिस डायरेक्शन में एक्सिस होता है उसी डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टेड होता है। और एक बात हमको इसमें समझनी है कि actually finite angular displacement is not a vector quantity, it's going to be a scalar quantity, but infinitesimally small मतलब बहुत छोटा angular displacement जो होता है वो actually vector quantity हुआ करता है, and उसका डायरेक्शन actually right hand rule से दिया जाता है। तो ये हमको समझना है अच्छी तरह से, ठीक है। सो थीटा के लिए फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू
arc S upon R. If we have a very small angular displacement, सपोज बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, मान लो कि ये सर्कल है और सपोज ये पार्टिकल जो है तो यहाँ से स्टार्ट करता है और सपोज एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स टाइम के अंदर यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो अभी इन दोनों को इन दोनों पोजीशंस के बीच में जो एंगल है वो बहुत छोटा है, उसको हम एक्चुअली डी थीटा बोल सकते हैं। डी थीटा मीन्स द वेरी स्मॉल एंगल, दैट्स व्हाई इट्स डिनोटेड बाय डी थीटा, एंड आर्क इन फ्रंट ऑफ दिस हियर विल बी डिनोटेड बाय ds इन दिस केस। ओके, ds मतलब वो भी बहुत छोटा है, आर्क बहुत छोटा है, इसलिए उसको हमने ds से डिनोट किया है, and radius here is given by r here. So again we can just use the formula for angle in radian to be simply equal to arc upon radius. तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, देख सकते हो, angle in radian will be actually d theta here, which is going to be very small, which must be equal to ds, where ds is going to be the arc length and that is divided by radius r here. Yes, so in this way we can just have the relationship between this infinitesimal angular displacement and infinitesimal small linear displacement. ये जो ds जो है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस r को अगर उस तरफ लेके जाओ तो बन जाता है r into d theta, करेक्ट है? So this relationship will be there between the arc length and angular displacement. मतलब अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको थोड़ा जूम करके अगर देखते हैं, ये वाला जो पार्ट है, so this is going to be actually the very small part of a very large circle, and that's why it can almost be considered to be almost straight. तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, देखो ठीक से, ये सपोज पॉइंट A है और ये पॉइंट सपोज B है, तो A से B तक जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का हुआ है, तो वो डिस्प्लेसमेंट हम अभी अगर ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो उसको। ये देखो, A और B को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे जो ds बार यहाँ पे दिख रहा है हमको, ये ds बार और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। ये देखो, ये ds ab बार जो है, मतलब आर्क लेंथ जो है वो, और ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो, उन दोनों के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। इसीलिए जब एंगल छोटा होता है तो उस केस में ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और आर्क लेंथ, इन दोनों के बीच में ज्यादा कुछ फर्क नहीं रह जाता। तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। whenever the angle theta is very small, in that case the linear displacement is going to be same as the arc length, okay, arc of the circle here, and that's why we can just put this equation in vector form. इस इक्वेशन को अगर हम वेक्टर फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो हमको मिल जाएगा ds बार, ठीक है, ds बार मतलब the vector which is along the tangent to the circle at this point here. तो इस पॉइंट पे अगर हम एक ऐसा tangent ड्रॉ करते हैं तो this tangent will be the direction of ds bar here. तो ये ds बार का डायरेक्शन ये रहेगा, ठीक है। और r बार जो है वो भी एक वेक्टर है which is directed from center away from the center and along the radius like this. तो ये हो गया हमारा r बार का डायरेक्शन, ठीक है, this is your r bar. Yes, and delta theta bar or d theta bar, as we have already seen, that it is going to be perpendicular to the plane of this circle, which will be represented like this, outwards in this way. Okay, तो इस तरह से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं d theta bar. Okay, d theta bar मतलब ही वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यस, ओके, अभी अगर इसमें देखो ठीक से कि ये जो ds बार है, इसको अगर हम थोड़ा सा कॉपी करते हैं और अगर यहाँ पे सेंटर पे अगर रख देते हैं इस तरह से, तो एक बात समझ सकते हो आराम से कि अभी ये एक्चुअली इट शुड बी परपेंडिकुलर लाइक दिस बिकॉज इट्स अ टेंजेंट, राइट? तो वो टेंजेंट होने की वजह से परपेंडिकुलर तो होगा जरूर, नो डाउट। ओके, सो लाइक दिस। तो अगर ऐसा है तो इसमें आप देख सकते हैं आराम से कि एंगल बिटवीन दिस ds बार, ओके, ये ds बार है यहाँ पे और ये r बार जो है यहाँ पे, r बार, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, राइट?
और इवन डेल डी थीटा बार और आर बार, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री है, करेक्ट। और एट द सेम टाइम ये डी थीटा बार और ये डी एस बार, इन दोनों के बीच में का जो एंगल है वो भी एक्चुअली 90 डिग्री है। यस, so all these three angles are going to be 90 degree in this way. So all these three vectors, d theta bar, ds bar and r bar, all these three are just perpendicular to each other like this. तो ये जो है ये r bar हो गया सपोज, ओके। ये जो है ये हमारा डेल्टा s या ds बार हो गया इस तरफ, और d थीटा बार जो है it is going to be perpendicular to the plane of this figure, which is going to be outwards, out of the plane of this figure here. So therefore we can just say that this ds bar, which is directed along x-axis, this r bar, which is directed along x-axis, this ds bar, which is directed along this y-axis, and d theta bar will be directed along this z-axis. All these three combined together just form a right angle triplet like this. तो ये दो तीनों जो है वो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और इसी वजह से हम ये देख सकते हैं आराम से कि अगर हम हमारे राइट हैंड के जो फिंगर्स है वो अगर डी थीटा बार से अगर आर बार की तरफ टर्न करते हैं तो हमको ये डी एस बार का डायरेक्शन मिल जाता है। जस्ट यूज राइट हैंड रूल लाइक दिस। So if we just turn the fingers of right hand from delta theta bar to r bar, then we can easily get the direction of delta s bar or ds bar here. And that's why the vector relationship between these three can be written like this: ds bar is equal to d theta bar cross r bar. Okay, so this is going to be the vector relationship between this ds bar, d theta bar and r bar here. If you just show all these three in the diagram, another diagram, we can just show it like this. ये इस तरह का डायग्राम भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें जो पार्टिकल जो है वो सपोज एट इस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है सपोज, तो उस समय उसका जो रेडियस वेक्टर है तो वो इस तरह से रहेगा, उसको हम आर बार बोल सकते हैं आराम से। यस, एंड एट द सेम टाइम द पार्टिकल विल बी ट्रेवलिंग अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल हियर। तो इस सर्कल का जो टेंजेंट है उस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है, इसलिए उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, जिसको हम ds बार बोल सकते हैं आराम से। yes, this is going to be ds bar. But at the same time the angular displacement here is going to be perpendicular to the plane of this circle here, that is along the axis of rotation in this case. So we can just call it as d theta bar here. तो ये जो है ये हमारा d theta bar रहने वाला है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं आराम से कि ये जो तीनों है ये तीनों एक्चुअली एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। ओके, तो इसीलिए अगर हम सपोज इस ds बार को अगर पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ds बार को अगर उठा के यहाँ पे रख देते हैं तो ये देखो इस तरह से वो बन जाएगा लाइक दिस, एंड वी कैन जस्ट से दैट दिस थ्री ds बार, r बार एंड d थीटा बार आर जस्ट फॉर्मिंग द राइट एंगल ट्रिपलेट लाइक दिस, राइट हैंडेड ट्रिपलेट इन दिस वे। ये भी राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है, और एट द सेम टाइम इन दोनों के बीच में भी राइट एंगल है। yes, so we can just see that if we just turn our fingers of right hand from delta theta bar to r bar like this, surely we can just get the direction of delta s bar. तो इसीलिए इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इस वेक्टर प्रोडक्ट के द्वारा एक्सप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, the relationship between these three will actually be expressed as a vector product in this way. So ये भी याद रख लीजिए। So this is the relationship between the angular displacement एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट यू कैन से। तो ये डी थीटा बार मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ds बार मतलब क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट will be this here. Yes, okay, so this is the relationship between linear displacement and angular displacement, and we already seen the concept of angular displacement here. Okay, let us see the next concept of angular velocity now. Okay, what is angular velocity? See here. अभी जैसा कि वेलोसिटी के बारे में हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में लॉज ऑफ मोशन के अंदर या मोशन इन प्लेन के अंदर देखा है। व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी? देखो, वेलोसिटी इज डिफाइंड टू बी सिंपली द, जस्ट वेट अ मिनट,
यस, ओके। सो जैसा कि हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी देखा है कि द एंगुलर सॉरी लीनियर वेलोसिटी is actually defined as the rate of change of displacement. We can just call it as ds by dt, correct है, where ds is going to be the distance traveled or displacement by the particle and dt is the time interval. Suppose the particle moves from the point A to the point B here in a short time dt and make a displacement ds, then this ds divided by dt will actually be called as the velocity. And velocity gives us an idea about how fast the particle is moving. Okay, तो कितना फास्ट ये पार्टिकल मूव कर रहा है उसको हम यहाँ पे वेलोसिटी बोल सकते हैं. In the same way here in case of angular velocity, so you can see omega, it is denoted by omega and it is defined to be the rate of change of angular displacement, मतलब angular displacement per unit time. Suppose for example ये एंगुलर वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक दूसरा एक सिंपल सा एनिमेशन दिखाना चाहूंगा. ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी एग्जैक्टली. यस, you can see the another screen now, okay, in which we can just see clearly, or just wait here. Okay, yes, this is suppose a wheel, which can rotate this way. So but suppose its angular velocity is very small, तो उस केस में देखो यहाँ पे. यस, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ठीक से कि angular velocity of this wheel is going to be very small. ठीक है, it is turning very slowly, right? Just like a fan which is switched on and it is kept at first gear, है कि नहीं? कोई भी फैन को जब हम फर्स्ट गियर पे रखते हैं तो उस केस में वो फैन इसी तरह से घूमता है जिसको हम बोलते हैं कि उसका स्पीड बहुत कम है, इट इज वेरी स्लो. बट एज वी कैन जस्ट सी इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड लाइक दिस. अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो थोड़ा इंक्रीज हो गया उसका स्पीड, देख सकते हो आराम से. और थोड़ा अगर बढ़ाएंगे तो देख सकते हो कि स्पीड उसका थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज हो गया. ठीक है, वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड. तो जैसे फैन जो है उसको अगर हम सपोज सेकेंड गियर पे अगर डाल देते हैं तो उसका जो नॉब होता है उसको अगर सेकंड गियर पे डाल देते हैं तो उसका जो स्पीड है थोड़ा सा बढ़ जाता है. दैट मीन्स इट कवर्स मोर एंगल इन लेस टाइम नाउ. सो इफ यू जस्ट गो ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड स्टिल फर्दर, अभी यहाँ पे मैंने स्पीड जो है और बढ़ा दिया, अभी इस केस में देख सकते हो कि उसका स्पीड और बढ़ गया, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड. व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली दैट इज the fan is now able to cover more angle in 1 second for a fixed time. So we can say एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर अंदर जो है वो ज्यादा एंगल कवर कर पा रहा है, इसलिए उसका हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गया. यस, अभी अगर सपोज हम और एंगुलर वेलोसिटी उसका बढ़ाते हैं तो देख सकते हो कितना फास्ट वो भी हो गया. अभी फास्ट हो गया मतलब क्या हो गया एग्जैक्टली, नाउ इट इज एबल टू कवर मोर एंगल इन द फिक्स टाइम, दैट इज 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड के अंदर वो और ज्यादा एंगल कवर कर पा रहा है. अभी और ज्यादा बढ़ गया, देखो अभी और ज्यादा बन गया. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जितना जितना उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ता जाएगा तो उतना उसका एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम बढ़ता जाएगा. ठीक है, इवन वी कैन जस्ट डिक्रीज इट्स एंगुलर वेलोसिटी लाइक दिस. देखो अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी इज वेरी वेरी स्मॉल, यू कैन सी. ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाने का या कम करने का मतलब क्या होता है समझा ठीक से. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का बढ़ाने का मतलब है द particle is able to cover more angle in fixed time. If you just see it in steps, अगर सपोज हम इसको स्टेप्स में अगर देखते हैं, देखो ठीक से. अब यहाँ पे सपोज ये जो पार्टिकल है वो यहाँ पे है सपोज. यस, सपोज एक स्टेप के बाद 1 सेकंड के बाद अगर हम देखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस. एक और सेकंड के बाद इस तरह से, और एक सेकंड के बाद अगर हम देखेंगे ठीक से तो इट विल बी कवरिंग angle, some angle in 1 second. But now if suppose its angular velocity is more, in that case its
angle covered per unit time will be more. So in this case, in this way here, 1 सेकंड के अंदर ज्यादा एंगल वो कवर करेगा क्योंकि उसका एंगुलर वेलोसिटी है वही ज्यादा है। लेकिन जब एंगुलर वेलोसिटी कम होता है तो उस केस में क्या होता है हम समझ सकते हैं, 1 सेकंड में वो बहुत कम एंगल कवर करता है। ठीक है, इस तरह से। ओके, so this is the concept of angular velocity. And if we see, this is another concept here, that is about the concept of angle in radian. Okay, रेडियन के अंदर एंगल किस तरह से डिफाइन किया जाता है वो हम देखेंगे अभी से फटाफट। यस, लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली, ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल का जितना रेडियस है उतने ही रेडियस वाला आर्क अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो आर्क जितना एंगल सबटेंड करेगा उसको हम 1 रेडियन एंगल बोलते हैं। ओके, एंड accordingly we can just measure the angle of pi to pi by 2 radian or pi radian. When 180 degree is completed, it's called pi radian. When 270 degree is completed, it is called as 3 pi by 2 radian. And when 360 degree is completed, it's called 2 pi radian. Remember. Okay, if you want, I will just show it once again. Okay, just focus carefully. Suppose there is a circle and उसका जितना भी रेडियस है उसके रेडियस के जितना अगर हम आर्क लेंथ अगर ड्रॉ करते हैं उसके सर्कमफ्रेंस के अलोंग, तो जितना भी आर्क लेंथ है रेडियस के बराबर का आर्क लेंथ जितना भी एंगल सबटेंड करता है उसको एक्चुअली 1 रेडियन एंगल कहा जाता है, जो कि 57.3 डिग्री के बराबर हुआ करता है। उसको कंपेयर करके ही हम पाई बाई 2 रेडियन या पाई रेडियन या 3 पाई बाई 2 रेडियन या 2 पाई रेडियन अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द, तो इन शॉर्ट कहने की बात क्या है ना कि एंगल इन रेडियन इज एक्चुअली मेजर्ड बाय द रेशियो। ठीक है, हम यहाँ पे ये समझते हैं या ये सोचते हैं एंगल इन रेडियन निकालने के लिए कि हाउ मेनी टाइम्स द आर्क लेंथ इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कोई भी सर्कल का जो आर्क लेंथ है वो आर्क लेंथ रेडियस का कौन सा मल्टीपल है उसके हिसाब से एंगल जो है रेडियन में डिफाइन किया जाता है। अगर मान लो कोई आर्क लेंथ रेडियस का डबल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज अ 2 रेडियन एंगल, नो डाउट। अगर सपोज कोई जो जैसे अभी देखो अब यहाँ पे ये सपोज ये पॉइंट को मैं उठाता हूँ और अगर यहाँ पे लेके जाता हूँ, जो उसका रेडियस के बराबर का आर्क लेंथ अगर है तो उसको हम बोल सकते हैं आराम से इट इज 1 रेडियन एंगल। ठीक है, जो मैं अभी भी देखा था ऑलरेडी। ठीक है, बट अगर सपोज हम और ज्यादा आगे जाते हैं तो ये जो एंगल है इसको हम बोल सकते हैं पाई रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन एंगल। ठीक है, पाई बाई 2 मतलब वो एक्चुअली उसका जो सरकमफ्रेंस है इस केस में वो रेडियस का पाई बाई 2 टाइम्स ज्यादा होगा, ये उसका मतलब होता है। इवन अगर आगे जाते हैं तो ये एंगल सपोज जो 120 बन गया, तो 120 डिग्री एंगल मतलब कितना है वो, इट इज गोइंग टू बी 2 पाई बाई 3 रेडियन एंगल। 2 पाई बाई 3 मतलब वो एक्चुअली 2 पाई बाई 3 टाइम्स ग्रेटर इज द आर्क। ठीक है, आर्क लेंथ जो है वो 2 पाई बाई 3 टाइम्स ज्यादा है उसके रेडियस के कंपैरिजन में। सो अकॉर्डिंगली वी कैन जस्ट फाइंड आउट द एंगल्स इन रेडियन इन दिस वे। ओके, so this is a simple animation which we can just use to understand what is exactly the angular velocity. So in short, we understood here that angular velocity is simply the rate of change of angular displacement. करेक्ट है? तो इसीलिए अगर मान लो कि एक सर्कुलर मोशन के अंदर एक कोई पार्टिकल घूम रहा है, yes, suppose this is the particle which is moving in circle like this. okay, so ये उसका सेंटर है और मान लो कि ये पार्टिकल जो है वो यहाँ से स्टार्ट करता है, ए पॉइंट से सपोज वो स्टार्ट करता है, दिस इज द पॉइंट वेयर द पार्टिकल स्टार्ट्स। ओके, and suppose the particle turns through some angle and just reaches at this point B here. तो यहाँ पे अगर वो पार्टिकल पहुंच जाता है
और वहां पे जाने के लिए समझो उसको dt इतना टाइम लगता है, ठीक है। और यहाँ पे जाने के टाइम वो एंगल जो है वो डी थीटा इतना एंगल सब क्रॉस करता है, उसका रेडियस वेक्टर जो है वो डी थीटा इतना एंगल कवर करता है। तो उस केस में हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो एंगुलर वेलोसिटी विल एक्चुअली बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो रेशियो है डी थीटा का dt के साथ जो रेशियो बनेगा उसको हम बोल देंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंड इवन इन वेक्टर फॉर्म it will be expressed like this: omega bar is equal to d theta bar by dt, ठीक है, where it means that the direction of angular velocity omega bar is just parallel to the direction of d theta bar here. That means if suppose the particle is revolving in this anticlockwise direction like this, तो अगर ये पार्टिकल एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूम रहा है तो उस केस में उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाया जाएगा, ठीक है। So the angular velocity will be directed in the outward direction like this. This will be the direction of angular velocity, which is same as the direction of angular displacement as well. तो जैसे हमने angular displacement के बारे में बताया था कि angular displacement is also directed in the outward direction here like this. So in the same way here, angular velocity is also going to be directed at right angles to the plane of the figure, and it is going to be outwards like this. तो ये हो गया हमारा angular displacement का direction d theta, और ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ओमेगा बार। ओके, अगर हमको इसको एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं। देखो, अगर हम सामने की तरफ से देखेंगे तो ऐसा हमको दिखाई देगा ये। ओके, सपोज दिस इज द सर्कल इन विच इट इज मूविंग, ठीक है। तो अगर सपोज ये पार्टिकल जो है वो अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ऐसे, ये बाहर वाला पार्ट है और ये अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। मतलब दिस इज द आउटसाइडर पार्ट, ओके, एंड दिस इज द इनसाइडर मतलब बैक साइडर पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे अगर पार्टिकल घूम रहा है तो उस केस में उसका एंगुलर वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में दिया जाएगा? तो हम देख सकते हैं आराम से, एंगुलर वेलोसिटी विल एक्चुअली बी गिवन बाय द डायरेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस सर्कल हियर। तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बनेगा, ओके। जबकि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है तो वो वेलोसिटी एक्चुअली इस डायरेक्शन में है, it is directed along the tangent like this, and the radius vector is directed along the radius and away from the circle like this. So this is going to be the direction of r bar, we can say. This is the direction of v bar, and this is going to be the direction of omega bar, where omega bar is called as the angular velocity. What is angular velocity exactly? It is the rate at which the angular displacement changes, the rate at which the angle is covered by the radius vector. For example, if suppose a particle moves by 60 degree in 3 seconds, okay, अगर कोई पार्टिकल जो है वो 60 डिग्री मूव करता है 3 सेकेंड्स के अंदर, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, क्या कहेंगे? तो एंगुलर वेलोसिटी कैन बी सपोज टू बी एक्चुअली, अब देखो वो अगर 60 डिग्री से मूव करता है 3 सेकेंड्स के अंदर, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 60/3, एंड इट विल बी एक्चुअली 20 डिग्री पर सेकेंड। इसको हमको डिग्री पर सेकेंड में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। But as we know here that degree per second is not a standard unit of angular displacement, but its standard unit is radian per second. So we'll have to convert this into radian per second. तो उसके लिए ये जो 60 डिग्री है तो उसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक्चुअली बन जाएगा π/3 रेडियन एंड पर 3 सेकेंड्स। तो इसलिए यहाँ पे वो बन जाएगा π/9 रेडियन पर सेकेंड, ओके। So this will actually be the angular velocity in radian per second, and this is all about the concept of angular velocity, okay. Yes, so I think let us stop this point here, okay. So we have seen the concepts of the linear displacement, angular displacement in today's lecture. Even we have seen the concept of the angular velocity, and also we have seen the relationship between the linear displacement and angular displacement, okay. And also we have understood
द कंसेप्ट ऑफ रेडियस वेक्टर इन द स्टार्ट. ओके, सो ये सभी कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा रिवाइज करके रखो प्रॉपरली, so that we can just have the next discussion in the next lecture tomorrow. Okay, चलो तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय.